आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट उम्मीदें और आज हम बात करेंगे आम आदमी की। बजट से जैसा हम सब जानते हैं कि हर किसी को उम्मीद रहती है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम चीजों को, इंडस्ट्री को, किसानों को, लेकिन इन सब को चलाने वाले, इन सब लोगों में मौजूद जो व्यक्ति होता है आखिरकार वो आम आदमी ही तो होता है। आम से यहाँ मेरा मतलब है कि आपके और मेरे जैसे लोग जो इन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल भी करते हैं, इनसे जुड़े हुए भी रहते हैं, इनमें नौकरी करते हैं, बहुत कुछ, लेकिन डे टू डे लाइफ में बजट का काफी इंपैक्ट आता है। तो चाहे आप बात कर ले इनकम टैक्स की, चाहे आप बात कर ले अपने फाइनेंसेस की, चाहे आप बात कर ले निवेश की, चाहे आप बात कर ले रोजमर्रा की चीजों की, तो बजट में किस तरीके की उम्मीदें आम आदमी के मन में है और इन उम्मीदों के पूरा होने के कितने चांसेस हैं, कितने यहां पर हम देखेंगे कि ये उम्मीद वित्त मंत्री पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। 2 साल से जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जूझ रही है पैंडेमिक के चलते, महामारी के चलते, अभी काफी हद तक पटरी पे तो लौटी है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो कितनी उम्मीदें पूरी कर पाएंगे वित्त मंत्री एक आम आदमी की, एक आम कंज्यूमर की कह लीजिए, आम टैक्स पेयर की कह लीजिए, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, और साथ ही जुड़ रहे हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो शरद जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि बड़ी उम्मीदें रहती हैं बजट से, हर खासो आम को रहती है, लेकिन अगर सिर्फ एक आम आदमी की बात करें तो वो बजट से क्या उम्मीदें लगा सकता है? सबसे पहली 2-4 उम्मीदें उसकी क्या होंगी? देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीद एक आम आदमी की, हालांकि आम आदमी वाली बात पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि कुल 1.5 करोड़ लोग हैं इस देश में, 137 करोड़ के देश में, जो कि इनकम टैक्स देते हैं। बाकी जो लोग रिटर्न तो फाइल करते हैं, 7-8 करोड़ लोग हैं और वो टैक्स नहीं देते हैं, वो निल रिटर्न होती है। तो यहाँ जब 1.5 करोड़ की गिनती रह जाती है तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो वाकई में आम आदमी है? पर हाँ, हम अपने आप को आम आदमी मानते हैं, हम आम आदमी मानते हैं। उसकी यही रहेगी, पैंडेमिक में देखिए विपिन, लोगों की आमदनी गिरी, सैलरी कट हुई, नौकरियां गई, खर्चे बढ़ गए, वर्क फ्रॉम होम, किसी लोगों ने घर शिफ्ट करना पड़ा, खाने पीने पे खर्चा ज्यादा हुआ। तो मेरे ख्याल सबसे पहले आम आदमी की उम्मीद ये रहेगी कि जो उसका घर का बजट बिगड़ा है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो निकल के आया विपिन, जो कि हम सबको पता है कि 97% लोग थे जिनकी इनकम, नेट इनकम गिरी है। मतलब या तो उनकी इनकम कम हो गई या खर्चे बढ़ गए, तो नेट इनकम उनकी नीचे आ गई। तो वो तो यही उम्मीद करेंगे कि किसी तरह हमारी ये डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथ में बढ़े। और मुझे लग रहा है जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स में अगर कट मिले, सीधा सीधा कट मिलता है तो बहुत अच्छा है, सीधा नहीं मिलता तो कान अगर इधर से भी पकड़ने पड़ते हैं तो वो भी चलेगा। कोई ऐसी डिडक्शन दे दीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने का जो सैलरी वाले हैं सबसे ज्यादा उनको उम्मीद है कि जो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि खर्चों के लिए, सैलरी वालों को खर्चे के लिए मिलती है। आपको याद होगा मेडिकल और कन्वेंस हटा के इसको लाया गया था। तो मुझे उनको लग रहा है कि भाई अब इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 50,000 थी, इसको 60, 70, 75 जितनी हो जाए अच्छा है, पर कम से कम 60-70 के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि आपको सीधा सीधा टैक्स की राहत मिले। इसके अलावा मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने घर खरीदा है विपिन, उन लोगों के ऊपर एक तो घर की किस्त देने का एडिशनल लोड पड़ जाता है जब वो लोन लेते हैं। मुझे लग रहा है कि जो अपने घर में रहते हैं लोन लेके, उन पे जो 2 लाख रुपए की एक आपने कैप लगा रखी है, मुझे लग रहा है उनकी कैप नहीं होना चाहिए। जो किराए पे दे रहा है उस पर आप लगा दीजिए, उसको आप लिमिट करिए, पर जो अपने घर में खुद रह के, मान लीजिए मैं 3 लाख रुपए ब्याज दे रहा हूं साल का, तो मुझे कम से कम 3 लाख रुपए सारे के सारे मेरी इनकम में से रिड्यूस होने चाहिए। और इस पहले स्टेटमेंट में एक चीज और विपिन जोड़ना चाहूंगा। न्यू रिजीम आपको पता होगा आई थी, बड़ी धूमधाम से आई थी, कि एक विकल्प दिया जा रहा है टैक्स पेयर्स को कि आप ओल्ड रिजीम में रहे या न्यू रिजीम में रहे। उसमें कुछ रेट ज्यादा थे, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरीके से उसमें रेट्स थे। वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई विपिन, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो डिडक्शंस थे वो ले लिए गए, हाउसिंग लोन तक का ले लिया गया। तो मुझे लग रहा है अगर कोई विकल्प दिया जाता है विपिन टैक्स पेयर को कि आप इस रिजीम में आ जाइए, तो उस विकल्प में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक विकल्प दे देंगे, विकल्प देने के लिए मेरे अनुमान के हिसाब से 4-5% टैक्स पेयर्स ने उसका लाभ उठा पाए हैं। तो मैं समझता हूं 4-5% एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है। विकल्प हो तो 20-30-40% लोग उसका लाभ उठाएं तो विकल्प अच्छा लगता है जी। पर ये तो एक मुझे लग रहा है एक ऑप्शन चॉइस रह गई, क्योंकि आपके पास
आप उसको लेंगे तो आप अपना सारा, और सेविंग्स को डिस्करेज करता था ये। टैक्सपेयर्स ने सोचा कि अगर जो चीज हमारी सेविंग को डिस्करेज करती है हम उसको ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेविंग एक अच्छी आदत है और सेविंग भविष्य को आपको सिक्योर करती है। कंट्री की इकोनॉमी में सेविंग्स का कंट्रीब्यूशन होता है। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में कंट्रीब्यूशन होता है, ईएलएसएस लेते हैं, पीएफ लेते हैं, सरकार को रिसोर्सेज मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि टैक्स पेयर की तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी विपिन, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो मैं गिनवाता जाऊंगा तो मैं तो आप 1 घंटे का नहीं, तब भी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने प्रमुख चीजें, और एक मेरा सवाल जो था ही जहन में कि जो नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम, आपने आंकड़ा दे दिया कि भाई 5% से ज्यादा लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो मैं उसके ऊपर ही एक सवाल था मेरे मन में कि क्या इसको सरकार कंटिन्यू करती रहेगी, इसका पर्पस क्या फुलफिल हुआ? चलिए इसको आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। हर्ष जी के पास जाते हैं। तो हर्ष जी, जैसा कह रहे थे कि सेविंग को डिस्करेज करती है, और यहां तो ये था कि भाई आप ईएलएसएस लेते थे या तमाम चीजें पीपीएफ में पैसा डालते थे, वो नई स्कीम में तो होता नहीं। तो चलिए नई स्कीम तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो निवेशक है, जो छोटी छोटी बचत करता है, किसी किसी तरीके से कहीं से कोशिश करता है कि चलिए तनख्वाह में से थोड़ा टैक्स बचा लूं, बचत की बचत हो जाएगी, टैक्स का टैक्स बचेगा और मेरे भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित होगी, उसकी क्या उम्मीदें रह सकती हैं इस बार? विपिन जी, पहले तो अगर हम एक आम आदमी, आपने शो की शुरुआत की थी ये कहते हुए कि एक आम आदमी क्या चाहता है इस बजट से, तो अगर एक आम आदमी को हम देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी होती है। वो ये कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में पैसे जितने कमा रहा हूं मैं, वो जितना बच सके उतना बेटर है। विच मीन्स कि जो डिडक्शंस अवेलेबल है वो डिडक्शंस बढ़ा दिए जाए और जो टैक्स है वो कम कर दिया जाए। तो आई थिंक दैट इज द ओनली वे कि एक आम आदमी के हाथ में पैसे बचेंगे। जो आपने डिडक्शंस की बात की भैया, अगर हम पैसे हाथ में आते हैं तो हम कैसे उसे बचा लें ताकि हमारा खर्चा भी, हमारा टैक्स कम हो जाए, एट द सेम टाइम हमारे फ्यूचर की सेविंग्स हो जाए। तो 2 प्रोविजंस हैं जो इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा लागू होते हैं। ऑफकोर्स हाउसिंग जो इंटरेस्ट है सेक्शन 24 में, वो तो ऑब्वियसली रिव्यू करना चाहिए, लेकिन जो 2 टैक्स सेक्शन की अगर हम बात करें तो एक है सेक्शन 80D, जो आपकी मेडिक्लेम के जो खर्चों को जो आप प्रीमियम भरते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें जो आपको डिडक्शन मिलता है, वो इंडिविजुअल्स के लिए जो एक फैमिली सेल्फ है, आपकी स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये आप प्रीमियम अगर उनके लिए भरते हैं तो ये इसमें डिडक्शन मिलता है आपको। तो जो लिमिट है वो है 25,000 रुपए, और अगर आप एक अपने पेरेंट्स का भी इंक्लूड करते हैं तो वो आपके और 25,000 या 50,000 डिपेंडिंग अगर वो सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। तो ये लिमिट जो है ये बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत ऐसे लगती है। 2-3 कारण है। एक, ऑफकोर्स हमने देखा है कि क्योंकि पैंडेमिक की वजह से क्लेम्स बढ़े थे इंश्योरेंस कंपनीज के, उन्होंने अपना प्रीमियम रिवाइज करके बढ़ा दिया। जी बिल्कुल। तो आज एक इंसान अगर 5 लाख की पॉलिसी खुद की, वाइफ की, अपने हस्बैंड की और बच्चों की लेते हैं तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगी, 5 लाख से कई ज्यादा हो सकता है। उसमें अगर आप अपने पेरेंट्स को शामिल करते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक सेपरेट 25,000 की लिमिट या 50,000 की लिमिट आपको मिलती है। लेकिन क्योंकि प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इंश्योरेंस कंपनीज ये और इंडिविजुअल भी समझते हैं कि इंश्योरेंस और ज्यादा लेने की जरूरत भी है। अभी सिर्फ 3 लाख या 5 लाख से अपना कवर काफी नहीं होता। तो आई थिंक ये एक टाइम है कि आप ये मेडिक्लेम एनकरेज करने के लिए भी आप जो सेक्शन 80D है उसकी लिमिट बढ़ा के मेरे हिसाब से डबल कर देनी चाहिए, ताकि उसमें सही मायने से लोग अपना बीमा करवा सके और जरूरत आने पे वो अपना सही तरीके से ट्रीटमेंट करा सके, जो हालांकि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो क्योंकि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स जो सरकार नहीं दे पा रही है, तो आई थिंक इंडिविजुअल्स को एनकरेज करने के लिए ये लिमिट बढ़ानी चाहिए। दूसरा एरिया जो सेविंग्स पे है, जो सेक्शन 80C का है, तो शायद वो उस पर भी हम थोड़ा गौर कर लें तो एक मुद्दा बन सकता है कि उसमें और इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी है। नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जमाना हो गया कोहली साहब, हम जो 80C को देखते हैं उसमें दुनिया जमाने की चीजें भरी हुई हैं और उसके लिए बक्सा वही 1.5 लाख रुपए का है। क्या ये वक्त है कि सीएम FM साहिबा को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आप 2 साल थोड़े मुश्किल भरे गुजरे हैं, आगे और भी चीजें हैं। हाँ, फिर देखें चुनाव भी आ रहे हैं तो उस तरह का भी एक उनके ऊपर रहता है कि भाई मतदाता और तमाम लोग भी खुश हों, तो क्या स्कोप बनता है कि वो इसके बारे में कुछ सोचेंगे इस बार? सोचना बनता है विपिन, बहुत साल हो गए, जम गया है 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, इतनी भीड़ भाड़ है इसके अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, पीएफ भी है, पीपीएफ भी है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी है,
इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी है, बच्चों की ट्यूशन फी भी है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल मैं समझता हूं 1.5 लाख बेचारा वो तो आपकी कंपनी के पीएफ से ही भर जाता है, और एक दो चीजें और कराएं तो उसका लाभ लोग एटीसी का पूरी तरह से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल उसको बढ़ाने की जरूरत है। मैं तो पहले ही कहा विपिन के आप जब सेविंग्स के माध्यम से टैक्स प्लानिंग कराते हैं, मैं समझता हूं ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव और ये नेशन बिल्डिंग का एक मेथड है। अगर आप सेविंग्स के माध्यम में रेडियो पे आयकर विभाग का एक एड सुन रहा था विपिन, उसमें वो बोल रहे थे देश का हर करदाता है देश का निर्माता। तो अगर आप देश के करदाता को वाकई निर्माता मानते हैं तो मैं समझता हूं उसको सेविंग्स के लिए डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लिमिटेड टैक्स प्लानिंग ऑप्शंस है कम से कम वो खुली रहे, जो लोग कर सकते हैं अगर वो करते हैं तो उससे मुझे लग रहा है सरकार को भी लाभ मिलता है, टैक्स पेयर को भी लाभ। इट्स अ विन विन सिचुएशन, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है। और भी देखिए, अब एक मान लीजिए आप रेंट देते हैं, आप भी देते होंगे, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है सैलरी वालों को, उसकी आप रेंट रिसीट देते होंगे। अब जो नौकरी नहीं करता वो भी तो रेंट पे रह सकता है, जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, जो अपना काम करते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, वो लोग जब रेंट देते हैं तो वहां पर 5,000 रुपए की सीलिंग रखी हुई है। तो मैं समझता हूं बढ़ाया जाना चाहिए। और एक जो हर्ष ने अभी बात कही उसमें मैं एक चीज और 80D के मामले में जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में कोरोना के ऊपर लोगों का बहुत खर्च हुआ है विपिन, हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, चेकअप्स हुए हैं, बार बार RT-PCR चेक एक जमाने में बहुत महंगा था, आज भी आप एयरपोर्ट जाए 3,500 रुपए का टेस्ट होता है अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है बाहर। तो मुझे लग रहा है कि कोरोना के लिए अलग से एक डिडक्शन आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, वहीं तक रखिए जब तक पैंडेमिक है, कल को पैंडेमिक नहीं रहेगा आप उसको हटा लीजिएगा। और जिन लोगों का बे इंतहा खर्च हुआ है उस खर्चे की डिडक्शन आप 80D से बाहर कर दीजिए, आप एक कोरोना डिडक्शन ले आइए जिस भी सेक्शन में आप लाना चाहते हैं ये। और एक चीज जो मैं समझता हूं आम आदमी की आपने बात की थी, तो मैं सोचता हूं यहां पर उसका जिक्र करना जरूरी है। आम आदमी जो टैक्स देता है विपिन, वो ये भी चाह रहा है कि क्योंकि मैं उन चुनिंदा 1.5 करोड़ लोगों में हूं तो मुझे कुछ ना कुछ इंसेंटिव विपिन मिलना चाहिए। मुझे मेरे बच्चों का जब एडमिशन हो मुझे प्रायोरिटी मिले, मैं जब बैंक में डिपॉजिट कराने जाऊं मुझे रेट 0.5% आप फालतू दे दीजिए, मैं जब लोन लूं मुझे 0.5% आप सस्ता दे दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, खाली प्रधानमंत्री जी के साथ पीछे चाय पीने की बात आई थी, आपको याद होगा 1 साल पहले। तो मुझे लग रहा है कि इंसेंटिव देंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स में जुड़ेंगे, और जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं ना विपिन, तो अपने आप आपका टैक्स का लोड पर पर्सन कम होता जाता है, क्योंकि आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूं सरकार तो बेस बढ़ाना चाहती है तो सबसे अच्छा तरीका होगा, और इसको आप एक कलेक्शन कॉस्ट मान सकते हैं। आप सरकार उसको छोटी सी इतनी कलेक्शन कॉस्ट है, इनकम टैक्स से ऑफिसर्स है, पूरा IT सिस्टम चल रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी कलेक्शन कॉस्ट पहले ही है। ये जो थोड़ी कॉस्ट जोड़ के आप बेस को मैं समझता हूं डबल किया जा सकता है तुरंत, क्योंकि वो बेस भी बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है विपिन। आप अगर पिछले 4-5 साल के आंकड़े देखें थोड़ा बहुत बढ़ा है पर इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जो सरकार चाहती थी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस पे जरूर सोचना चाहिए। जी जरूर, तो ये वो चीजें हैं जिस पर सरकार ध्यान दे तो एक आम कंज्यूमर टैक्स पेयर जो भी आप कहें, एक आम आदमी के जीवन में थोड़ी राहत आ सकती है। चलिए यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद उठाएंगे एक सबसे बड़ा सवाल, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि उम्मीदें तो बहुत सारी है, चाहते हम बहुत सारी राहत है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है क्या वित्त मंत्री के हाथ उतने खुले होंगे कि वो ये राहत हमें दे पाए, क्योंकि उनको हर तरफ का हिसाब किताब देखना पड़ता है, देश का खर्च भी और आपके घर का खर्च भी। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। ऐसे है हाथ में, सही तरह से खर्चा करो तो लिमिटलेस है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया एक ग्रोथ कंट्री है, सबको पता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे हाथ में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए जितना भी आप गवर्नमेंट खर्चा करे वो एक पॉजिटिव होगी। वेलकम बैक। बजट उम्मीदें, आम आदमी, टैक्स पेयर, कंज्यूमर, उन सब की हम बात कर रहे हैं जिन्हें बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, और कुछ उम्मीदों को हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा रियलिस्टिक होंगे, देखेंगे कि क्या ये उम्मीदें वाकई पूरी हो सकती है, क्या वित्त मंत्री के पास इतना स्कोप है। लेकिन उससे पहले एक सवाल हर्ष आपसे कि वर्क फ्रॉम होम क्योंकि 2 साल से काफी चर्चा में है और उसके अपने कुछ अलग चीजें हैं, आपको इंटरनेट
के लिए खर्चा करना पड़ता है अलग से। ऑफिस में तो आपको ऑफिस का इंटरनेट मिलता है, कुछ सुविधाएं हैं तो कुछ खर्चे भी हैं। कई जगह से बात सुनी और डिमांड सुनी कि वर्क फ्रॉम होम को भी आप अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन में शामिल करें और वहां पे थोड़ा उसको जोड़ते हुए कुछ उसकी लिमिट को बढ़ाए, क्या ये हो सकता है? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है कि सरकार का ध्यान इस और होगा? विपिन जी, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आज की तारीख में सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम स्पेसिफिकली अगर कोई इश्यूज है तो वो डेफिनेटली इंक्लूड किया जाता है फॉर पीपल जो नॉन सैलरीड है वो भी। जहां तक आपके सवाल का जवाब है जो था कि अगर हमें वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो एडिशनल खर्चे हुए हैं उसकी वजह से हमें थोड़ा लिमिट बढ़ानी चाहिए। वेल आई थिंक कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम की वजह स्पेसिफिकली बोल के स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बेसिस बनता नहीं है, क्योंकि आपके ट्रैवल जो खर्चे हैं वो कम हो गए थे। तो उस हिसाब से आपके अगर इंटरनेट या फिर दूसरा खर्चा बढ़ रहा है तो आई थिंक इट वैलिफाइज दैट। लेकिन एक पॉइंट जरूर है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसे बढ़ाना जरूर चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन का, हर साल हम अगर उम्मीद लगा के बैठेंगे इस साल कितना होगा, 50,000 से बढ़ के ये 60 या 70 या 80,000 होने वाला है कि नहीं, तो इससे बेटर अगर एक लिंक कर दिया जाए सीआईआई के नंबर से, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के जो आंकड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अनाउंस करता है, अगर हम वही परसेंटेज से हर साल हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो मिनिमम एग्जेम्प्ट इनकम जो 2.5 लाख रुपए की है या 3 लाख रुपए के सीनियर सिटीजन के लिए है, अगर हम इसे एक डिस्क्रिशनरी नहीं रखें कि भाई हर बजट में देखा जाएगा और अनाउंस किया जाएगा और हम उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो इसे अगर एक लिंक कर दिया एक फिगर एक स्टेटिस्टिक्स के साथ, मान लीजिए सीआईआई का नंबर हो गया या एनी इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं उससे अगर लिंक करके ऑटोमेटिकली ये हर साल बढ़ जाए, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अप्रोच, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है वो दिख रहा है और उसी के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिनिमम एग्जेम्पशन इनकम बढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब थोड़ा समय की मेरे पास कमी है इसलिए मैं क्विकली जाता हूं शरद जी के पास। शरद जी, हम उम्मीद बहुत सारी कर रहे हैं और वाजिब उम्मीदें भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं देश के भी और इकोनॉमी के भी, वित्त मंत्री जी के पास कितना स्कोप रहेगा कि वो इसमें से कुछ उम्मीदें भी पूरी कर पाए? देखिए, पिछले जो कुछ महीने रहे हैं विपिन, उसमें जो कलेक्शन रेवेन्यू का वो अच्छा रहा है और फिस्कल डेफिसिट का जो श्रिंक हुआ है 46%, वो उसमें कमी आई है। पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, 6.7 या 6.8% रहने की उम्मीद है। तो एक FRBM होता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, जिसके अंतर्गत सरकार चलती है। तो मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ी देर के, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियां हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स, एक कहावत होती है। तो मुझे लग रहा है विशेष परिस्थितियां, इसमें फिस्कल डेफिसिट की परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको सॉफ्ट देने चाहिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है, मैंने तो उसका नाम भी बदल दिया विपिन कि आप कुछ दिन के लिए उसको फॉरगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं इसमें अगर आप लोगों को राहत दे रहे हैं, मैं समझता हूं आप लोगों की किचन का नहीं, आप पूरी कंट्री को राहत दे रहे हैं। आम आदमी को राहत मिलने का मतलब है अगर आपकी बैलेंस शीट थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होती है, हमें रेटिंग एजेंसीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया इस समय विपिन इससे जूझ रही है। तो कौन किसको बोलेगा? अमेरिका जैसा देश की हालत खराब है, यूरोप में हालत खराब है, तो अगर इंडिया की भी थोड़ी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे लग रहा है कि आम आदमी को राहत, आखिर बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, आम आदमी को मिला के ही विपिन और गरीबों को मिला के, आम आदमी को मिला के ही तो देश बनता है। तो अगर आप उनको राहत दे भी देते हैं और थोड़ा सा आपको एल्बो रूम स्ट्रेच करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना पड़ता है, आपको नए रिसोर्सेज टैप करने पड़ते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे तरीके हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार को उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस घटी हुई इनकम के एरा में टैक्स की राहत, बहुत बड़ी राहत मिलकर आएगी और मुझे लग रहा है इलेक्शन है आगे 5 स्टेट्स में, तो सरकार उसको लेवरेज भी ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद तो देखिए यही रहेगी कि ये सारी जो विशेष है आम आदमी की, आम कंज्यूमर की, टैक्स पेयर की, पूरी नहीं तो कम से कम उसमें से कुछ जो बड़ी उम्मीदें हैं वो जरूर पूरी होती हुई नजर आए। ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कल CNBC आवाज पर आप ये बजट लाइव देखेंगे और उम्मीद जैसा मैंने कहा रहेगी कि ये राहत मिलती हुई नजर आए, लेकिन अंततः फैसला वित्त मंत्री को ही लेना है और तब हम देखते हैं कि इसमें से कितनी हमारी उम्मीदें पूरी होती। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आपने जो भी बातें रखी हैं वो वित्त मंत्री हम उम्मीद करते हैं पहले ही सोच चुकी हों और शायद उनके ड्राफ्ट में भी निकले तो फिर और खुशी की बात होगी। थैंक यू, नमस्कार।